हेलो बच्चों, वेलकम टू मोर चैनल। हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे और अब तक हमारे सारे जितने भी क्लास हुए हैं उसमें पूरा ऑब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 1 बहुत बेहतरीन तरीके से समाप्त हो गया है। और आप लोग से वादा भी किए हैं कि आप 80 में 80 एग्जाम में प्रश्न पत्र को लिख करके आइएगा, पूरा आंसर को लिख दीजिएगा। केवल आप पढ़ते रहिए, शुरू जो नहीं पढ़ रहे हैं वो शुरू से जाकर के वीडियो देखिए, 4-5 वीडियो देखिए। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो पढ़िएगा, नहीं तो नहीं पढ़िएगा। अभी नया नया वीडियो बना रहे थे तो इसलिए हो सकता है कि वीडियो का क्वालिटी कहीं कहीं खराब आ जाता हो, लेकिन धीरे धीरे वो भी सुधार आ जाएगा। परंतु पढ़ाई की क्वालिटी एकदम मस्त है। तो पूरा आपका चैप्टर पढ़ा दिया गया है और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्टिव बता देंगे, पूरा लघु उत्तरीय फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पूरा एकदम कंप्लीट तैयारी होगा। क्वेश्चन आंसर के दृष्टि से भी तैयारी होगा, नोट्स के दृष्टि से तैयारी होगा, ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से सबके हिसाब से तैयारी होगा। तब ना टॉपर का पसंद है ये हमारा वीडियो। इसलिए आप लोग चलिए, हम लोग अब फोन पे चलते हैं और आप लोग सभी लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, है ना, कि क्या क्या इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम एक्स्ट्रा में भी दिए हैं, कुछ बोर्ड पर भी करवा दिए हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं फोन पे। पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। आप लोग जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो जाकर के पढ़ लीजिए। बाकी हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे, थोड़ा सा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। क्या है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? पहला प्रश्न है। तो आप लोग सभी लोग को पता है ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। दूसरा देखिए, इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, तो आप लोग थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा। इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है? तो यूरोप महाद्वीप में आता है। किस में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। और हाँ, आप लोग ये भी मिलाते चलिएगा कि कितना बन रहा है, आपसे कितना सही आंसर दे पा रहा है। फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश का स्थापना किया गया था फिर से। चौथा प्रश्न है, जर्मनी वर्तमान में कौन सा महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बहुत बेहतरीन तरीका से यूरोप को भी समझाए थे। जलवरीन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारियों को। चलिए, छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर हमारा प्रश्न है, काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आप सभी लोग को पता है प्रधानमंत्री जिसको चांसलर शब्द का प्रयोग किया गया था वहां पर पुस्तक में। मेजनी का संबंध किस सब संगठन से है? तो कार्बोनरी से। किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। बहुत ही बेहतरीन तरीका से कहानी की तरह समझा दिए हैं। इतिहास को कहानी की तरह समझना चाहिए, ना कि रटना चाहिए, है ना। तो बढ़िया से कहानी की तरह समझा दिए थे। फ्रांस, आठवां प्रश्न है, फ्रांस और प्रसा के बीच में सन 1870 में युद्ध हुआ, कहाँ हुआ था? तो देखिए, फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था उसी के बाद में जर्मनी का पूरा एकीकरण हो पाया। तो वो जो युद्ध था उस सेडोन के युद्ध के नाम से जाना जाता था। सेडोन एक जगह है, तो पहला आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा सेडोन। सेडोन में हुआ था। एंड्रोनोपुल की संधि कब हुई थी? एंड्रोनोपुल की संधि कब हुई थी? तो एंड्रोनोपुल की संधि जो हुई था तो तुर्की और यूनान के बीच में हुआ था। यूनान की तरफ से था रूस। तो ये जो एंड्रोनोपुल की संधि थी वो 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में। नेपल्स की क्रांति कब हुई? बताइए आप लोग, 10वां नंबर। जो लोग पढ़े हैं वो बता पाएंगे बहुत बेहतरीन तरीका से। नेपल्स की क्रांति 1821 में हुआ था। कब हुआ था? 1821 में। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सभी लोग को पता है, फ्रांस और प्रशा के बीच। फ्रांस और प्रशा के बीच सेडोन का युद्ध जो हुआ था। अब चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर हमारा स्टार्ट होता है, ऐतिहासिक द्वंद्वात की व्याख्या किसके द्वारा किया गया? तो इसके बारे में आप नहीं पढ़िए, अन्य प्रश्न पूछेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रश्न है, समझिए कि इस प्रकार से। लेकिन इसको हेम्बोल्ट के द्वारा किया गया था, लेकिन ये प्रश्न नहीं आने वाला है। तीसरा 13 नंबर प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। बहुत बेहतरीन से सब संधि के बारे में सब समझा दिए। वहां पर भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराते थे, लघु उत्तरीय प्रश्न बताते थे कि कौन सा प्रश्न पूछेगा नहीं पूछेगा। आप लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी बनाते चलिए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो नेपोलियन द्वारा। नेपोलियन तो एगो 30 मार खां था, वही तो घोड़ा ले लेकर युद्ध किया करता था। लोग आज राष्ट्र देश दुनिया देश दुनिया का कल्याण करता चलता था। बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ा दिए थे, है ना। फ्रांस, 15 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस राजवंश का पुनर्स्थापना हुआ था? डी ऑप्शन देखिए, बुर्बो राजवंश। राजवंश नहीं लिख पाए हैं वहां पर। बुर्बो राजवंश का स्थापना हुआ था। किस वंश का स्थापना हुआ था? बुर्बो राजवंश का। और हम लोग अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न हमारा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो बिस्मार्क को लग रहा था कि फ्रांस जो है बाधा बनेगा, तो उसी से युद्ध कर लेता है। सेडोन का युद्ध, है ना। सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया? पूरा हो गया। यंग यूरोप की स्थापना कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। कौन था? मेजनी था। 18 नंबर प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। तुर्की यूरोप में नहीं आता है, लेकिन यूरोप में आकर के गंदा मचौले था, इसलिए यूरोप का मरीज कहा जाता है उसको। ठीक है, समझिए। वियना कांग्रेस कब हुआ था?
तो वियना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, नेपोलियन के मार दिया था सब जाके पार्टी मना रहा था। कब? वियना में, ऑस्ट्रिया में। तो वहां पर ध्यान रखिएगा 1818 में हुआ था। खूब बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? जर्मनी के एकीकरण को मूल रूप से कौन एकीकृत कर दिया था? तो बिस्मार्क। 21 नंबर प्रश्न है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में देखिए, इटली के एकीकरण में कौन किसका संबंध है? काबूल का संबंध है, गरिबाल्टी का संबंध है, मेजनी का संबंध है, लेकिन बिस्मार्क का संबंध नहीं है। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से। 22 नंबर प्रश्न है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग, बस हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1830 का जो क्रांति हुआ था उसके बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन संविधान के हिसाब से राजतंत्र चलेगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के 23 नंबर प्रश्न क्या है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से कई तरह से प्रश्न पूछ दिया है एक ही प्रश्न को। बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो बताइए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ये जो संधि था वो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किस संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इस संधि के बारे में भी बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ा दिए। अब आइए 25 नंबर प्रश्न है, गैरीवाल्डी किस पेशे से क्या था? तो नाविक था। इसके बारे में तो पूरा कहानी समझाया खूब बढ़िया से। इसके जीवनी से सब प्रभावित था, भारत भी प्रभावित था। भारत में इसका जीवनी भी लिखा गया था। कौन लिखा था? तो लाला लाजपत राय। बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाए हैं आप लोग, जो पढ़े होंगे तब बहुत ही मुस्कुरा रहे होंगे। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क किए थे। कौन किए थे? बिस्मार्क। कहे थे ना कि नट्टी काटेंगे लोहा से तो खून निकलेगा, बहेगा, युद्ध में तो तलवार चलबे करेगा, खून बहेगा। तो वह रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किए थे ताकि कोई डरे नहीं, लोगों को पहले से जागरूक करके रखते थे। खूब बहुत ही बेहतरीन तरीका से कहानी आपको समझाए थे, कोई नहीं समझाया होगा उसे। 27 नंबर प्रश्न है, किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा? अभी भी पढ़े हैं आप लोग पिछला वीडियो में, कितना बढ़िया बेहतरीन तरीका से। किस देश का ज्ञान विज्ञान यूरोपियों के प्रेरणा का स्रोत रहा? तो यूनानियों के लिए, यूनान का ज्ञान विज्ञान है ना। चार्टिस्ट किस देश में हुआ था? चार्टिस्ट के बारे में पढ़ना नहीं है, और ये जो ऑब्जेक्टिव ये सब थोड़ा सा फालतू का है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। 29 नंबर है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1800 आपका 32 में। किसमें? 32 में। एड्रोनोपुल की संधि किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो देखिए एड्रोनोपुल की जो संधि थी वो ये तुर्की और यूनान के बीच युद्ध हुआ। तुर्की हार मान गया तो उसके बीच संधि होता है तुर्की और यूनान के बीच, लेकिन यूनान का समर्थन करते रहता है रूस। ठीक है, तो रूस से आगे बढ़ करके संधि करवाता है, इसलिए एड्रोनोपुल की संधि ज्यादातर तुर्की अपने हाथ में ले लिया संधि को, तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था इस प्रकार से। 31 नंबर प्रश्न है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का पूरा हंगरी पर आधिपत्य अभी भी पढ़ के आप लोग आए हैं, है ना, पिछला वीडियो। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने कुचल दिया। कि आप जानते हैं कि पोलैंड पर किसका अधिकार था? रूस का। तो हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया है। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों को बताएं कि 80 में 80 दम SST में सबका आपको बाप बना देंगे, है ना। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। अब बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवा जाएगा। 80 में 80 नंबर का प्रश्न पत्र आपका एग्जाम में बनकर आएगा, तो आएगा। जो लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से इस बात को समझ रहे हैं। तो चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।